तो क्या बता रहे थे हम कि जो मनु की आवाज़ है वो जब श्रद्धा के कोमल मन पर पड़ रही है, श्रद्धा के कोमल चित्त पर पड़ रही है, तो उनको कैसा लग रहा है? प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, तो उनकी जो संदेश है वो अमृत के समान, सुधा के सदृश जो है वो मनु के जीवन में, सुधा मतलब अमृत, अमृत के सदृश वो मनु के जीवन में आशा, विश्वास और आकर्षण को जगाता है। क्यों ऐसा कह रहा है वो कवि? इसलिए कवि ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्हें मनुष्य की कोई आवाज़ सुनाई देती है। उस निर्जन वन में उनको बहुत दिनों बाद मनुष्य की कोई आवाज़ सुनाई देती है, और जब उनको मनुष्य की आवाज़ सुनाई देती है तो वो मनु के निराश जीवन में सुख, आशा और वैभव का संचार करती है। इसके अलावा इसमें इन्होंने जो लास्ट लाइन है वो देखिए, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, कि जब मनु जो है वो श्रद्धा की आवाज़ सुनते हैं तो जिस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रथम कवि कौन है बेटा? प्रथम कवि वाल्मीकि को कहा जाता है संस्कृत में। आपको मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ बताई थी 11th क्लास में किसी चैप्टर में, कि वाल्मीकि कवि के साथ क्या था कि वाल्मीकि कवि जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान कवि थे, और जब उन्होंने जब एक बार वो एक तपस्या में लीन थे, ठीक है, एक बार वो तपस्या कर रहे थे वन में, और उनके सामने शिकारी का जो बाण था वो क्रौंच पक्षियों के जोड़ों को लगा था। तो उसमें से जो मादा पक्षी, जो नर पक्षी होता है, उसको वो तीर लग जाता है। तो उसको जाता देख करके जो मादा पक्षी की छटपटाहट है और उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो तकलीफ है, उसको देख करके, और जो आपके ये वाल्मीकि होते हैं उनके मुख से 4 लाइन का श्लोक निकल जाता है। वो उनकी जो पीड़ा है वो 4 लाइनों में, 4 पंक्तियों में निकल जाती है, और वही संस्कृत का पहला श्लोक हुआ काव्य जगत में, और उसको ही संस्कृत का पहला श्लोक कहा गया, और इसीलिए वाल्मीकि को जो है वो प्रथम कवि कहा जाता है। तो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद यहाँ पर किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, कि ये चीज़ आपको मैंने ये कहानी क्यों बताई, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पैराग्राफ आता है एग्जामिनेशन में आपके या बोर्ड में, तो आपको ये साहित्यिक विशेषता में लिखना होगा कि प्रथम कवि क्या है और क्यों है। तो शॉर्ट में, बहुत थोड़े में, 2 लाइनों में आप उसका परिचय देंगे कि जब वाल्मीकि उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में की तड़प मादा पक्षी की देखते हैं, तो उनके मुख से जो प्रथम छंद निकलता है और प्रथम छंद का जो निर्माण होता है, इसके कारण जो वाल्मीकि कवि हैं उनको संस्कृत का प्रथम कवि कहा जाता है। और जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो प्रथम छंद के निकलने से रामायण की रचना हुई, उसी प्रकार जो श्रद्धा के वचन वो सुनते हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तो इसके द्वारा मनु और श्रद्धा के बीच में जो वार्तालाप और उससे आगे जो कहानी आप जानेंगे, उससे ही आगे जो बातें आप जानेंगे, उससे ही इस पूरे संपूर्ण संसार का, सृष्टि का रचना विकास भी होगा। एक्चुअली ये क्या है, ये कलयुग का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कलयुग का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसका मनोवैज्ञानिक बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है कि श्रद्धा जो है वो पहले, मनु जो है वो आदि मनु है, प्रथम पुरुष हैं इस पृथ्वी के, और श्रद्धा जो है वो प्रथम स्त्री हैं, और किस प्रकार से आगे चल करके वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, ये पंक्ति जो है, ये वास्तव में ये संदेश भविष्य की प्रक्रिया का संकेत है यहाँ पर, कि मनु श्रद्धा के सहयोग से आगे चल करके, इसको आप लिखेंगे अगर ये पैराग्राफ आता है, और इसमें अंडरलाइन, अक्सर यही लाइन पूछी जाती है, या कभी कभी 4 लाइन में भी अंडरलाइन होती है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि वो जो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद में आपका ये है कि इसमें ये भविष्य की प्रक्रिया की ओर संकेत है कि किस प्रकार से मनु जो हैं वो श्रद्धा के सहयोग से कर्म क्षेत्र में आकर के और पुनः फिर से सृष्टि की रचना करेंगे, जिससे कि मानवता का विकास
होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसमें अलंकार आप अक्सर बच्चे पूछते हैं कौन सा अलंकार है, तो इसमें प्रथम कवि का जो सुंदर छंद या मधुकरी कासा जब छसानंद, दो लाइनें इसमें आपको बताई गई हैं। एक मधुकरी कासा, तो मधुकरी कासा में मतलब उदाहरण दिया गया है, और फिर प्रथम कवि का जो सुंदर छंद उसमें उदाहरण दिया गया है। तो ये दोनों छंद जो हैं ये बेटा क्या हैं, ये दोनों छंद जो हैं ये उदाहरण अलंकार के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, उदाहरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों हुआ, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे माना की। तो जब उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमा तो उन्होंने दी ही है, मधुकरी कासा, मधुकरी कासा में उपमा अलंकार, फिर उदाहरण अलंकार, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और मधुकरी, इन दोनों में उदाहरण अलंकार, और उसके बाद ये नया अलंकार मैंने आपको बताया, और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, समझ में आ गया। तो ये चीज़ ठीक है। तो इनसे जो आप ये भी बता सकते हैं अगर आपका मन हो लिखने का, तो जो उन्होंने प्रथम जो श्लोक की पंक्ति निकली थी वो मैं आपको बता सकती हूँ। उन्होंने बोला था माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगः शाश्वती समाह। उन्होंने क्या बोला था, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समा। जो क्रौंच वध से जब क्रौंच का जब वध हो गया था और बहेलिये को उन्होंने श्राप देते हुए कवि ने ये वाणी बोली थी, जिससे जो छंद हुआ इसके कारण वाल्मीकि ने अपनी रचना कार्य को प्रारंभ किया था। समझ में आ गया। तो ये आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखिए वो क्या कहते हैं। उसके बाद जब वो श्रद्धा की बात सुनते हैं तो क्या होता है, एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और जैसे ही वो ये आवाज़ सुनते हैं तो उनको क्या होता है, एक झटका सा लगता है श्रद्धा की इतनी सुंदर आवाज़ सुनकर। फिर से मैं ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब वो सुनते हैं तो उनको एक हल्का, एक अचानक से उनको एक झटका सा लगता है, और निरखने लगे लुटे से कौन। श्रद्धा की जब मधुर वाणी, सुंदर वाणी, मीठी वाणी जब सुनते हैं, प्रसाद कहते हैं, मनु जब सुनते हैं तो उनके सारे शरीर में एक स्फूर्ति सी जागृत हो जाती है, एक झटका सा उनको लगता है, और उनकी जो शरीर की जड़ता है, जो स्थिरता है, वो स्थिर मौन होकर के बैठे हैं, वो जड़ता समाप्त हो जाती है और उनके मन में और शरीर में चेतना का संचार होता है। उनको जैसे बिजली का एक झटका सा लगा सहर्ष, बहुत ही, क्योंकि आवाज़ में इतनी प्रसन्नता है, इतनी आशा है, इतनी आह्लाद है। आह्लाद मतलब जब मन आपका बिल्कुल प्रफुल्लित हो, है ना, उसे आह्लाद शब्द तब यूज़ हम करते हैं जब आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित होता है, खुशी से भरा होता है। तो श्रद्धा की आवाज़ में किसी भी तरह की निराशा नहीं है, किसी भी तरह का नैराश्य की भावना नहीं है कि देखो ये पूरी धरती जो है वो पृथ्वी जलमग्न है और हम सब परेशान हैं, ऐसा नहीं है। उसके आवाज़ में बहुत अधिक जीवन के प्रति आशा और प्रसन्नता है, आह्लादता है, खुशी है। तो जब वो सुनते हैं तो उनको उनके शरीर में एक अनुभूति होती है, चेतनता की अनुभूति होती है, और ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर जो है वो नई चेतना से भर गया हो। और वो क्या करते हैं, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। वे प्रसन्नता और विस्मय से मुक्त होकर के देखने लगते हैं कि गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। वो पूछ तो क्वेश्चन रही है, शब्द रही है, लेकिन इतनी सुंदर और सुर में पूछ रही है, इतने मधुर स्वर में पूछ रही है, सुंदर मीठे स्वर में पूछ रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सुंदर
मधुर वाणी में संगीत की सृष्टि कर रहा हो, संगीत की रचना कर रहा हो, और वो अपने कौतूहल को फिर शांत नहीं रख पाते और देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि कौन है जो इतनी मीठी वाणी में, मधुर वाणी में उनसे बोल रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। इसमें देखिए एक और भी आपको बात हम बताएंगे कि कुतूहल रह न सका, कुतूहल रह न सका फिर मौन में क्या चीज़ है बेटा कि जब मनु वहाँ पर कैसे बैठे हैं, मनु अभी आगे की लाइन में आपको बताया जाएगा कि जो मनु वहाँ पर बैठे हैं ना, तो वो एक तपस्वी की वेशभूषा में बैठे हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है और बिल्कुल शांत चित्त वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये जो लाइन है आपकी, कुतूहल रह न सका फिर मौन, इसमें क्या है कि उन्होंने, मनु ने एक तरह से यहाँ पर एक व्यंग भी है मनु के लिए कि वो मनु जो एक शांत और बहुत ही धीर गंभीर अवस्था में बैठे हैं, वो जब एक मधुर वाणी को सुनते हैं तो उनके मन में कुतूहल, वो श्रद्धा की वाणी इतनी सुंदर और इतनी प्यारी और इतनी मीठी है कि वो एक तपस्वी के मन में भी और जिज्ञासा जगा देती है। कुतूहल रह ना सका फिर मौन, कुतूहल मतलब होता है क्यूरियोसिटी, कौतूहल मतलब होता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। और फिर उनके मन से वो चीज़ उनको नहीं समझ में आती है कि ऐसी कौन सी बात है और कौन है जो इतने मधुर स्वरों में और मुझसे मेरा परिचय पूछ रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ऑलरेडी कि यहाँ पर आपकी भाषा कौन सी है। भाषा शुद्ध पहले बता दिया था कि अलंकार बता दिया था, और रस कौन सा है, रस यहाँ पर शांत रस है, अभी तक तो शांत रस है, ठीक है। और उसके बाद भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और यहाँ पर जो अलंकार है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि कवि जो है वो यहाँ पर सिंपल आप जो आपने पढ़ा वही बेटा लिखेंगे कि कवि जो है वो यहाँ पर मनु से श्रद्धा उनका परिचय पूछ रही हैं और कवि जो है उसी की जानकारी यहाँ पर दे रहा है। तो 4 पैराग्राफ्स, इसके 4 पैराग्राफ्स मैंने पूरे कर दिए। अभी आज मैं जो है वो थोड़ा सा धीरे चली हूँ क्योंकि ताकि आपको पोएम का लॉजिक समझ में आ जाए, इसलिए आपको 2 से 3 बार मैंने एक्सप्लेनेशन समझा दिया है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, कठिन पोएम है, और आगे हम लोग जैसे जैसे चलेंगे तो ये 4 पैराग्राफ्स आप अच्छे से तैयार करिए, समझिए और जयशंकर छायावाद की विशेषताओं से चलिएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको ध्यान दिलाऊंगी कि एक तो आप छायावाद की विशेषता से चलिएगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कभी कभी हम लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसके पहले जो आपने मेरा वीडियो देखा है, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना इसलिए ब्लू सूट में बता दे रही हूँ, वो मैंने पहले से रिकॉर्ड किया था। तो इसमें मैं कल शब्द बोल रही हूँ, तो उसको कल का मतलब ये है कि आपने जो ट्यूसडे को वीडियो मेरा देखा है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है बेटा इधर से बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी हम लोगों को वीडियो पहले से बना करके रखना पड़ रहा है, और फिर अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको हर दिन 2-2 सब्जेक्ट जो हैं वो अलॉट हुए हैं। तो उस कल का मतलब जो है वो यही है कि मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर दिया है जिसमें मैंने छायावाद की विशेषता आपको बताई है, आज भेजे सारे वीडियोस जो हैं वो उसी कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे, जिसमें पहले मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की जीवनी बताई हैं शुरू के 4 वीडियोस में, और ये 5th वीडियो में आपको शुरू के 4 वीडियोस में एक वीडियो में आपको मैंने जयशंकर प्रसाद की जीवनी बताई है, फिर मैंने आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मैंने आपको ये पोएम के 2 पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं, और फिर मैंने आज आपको 2 पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं। तो दिस इज़ अ लॉन्ग पोएम, काफ़ी पैराग्राफ्स हैं इसमें भी, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी ये पोएम है, तो मैं आराम से ही आपको पढ़ाऊँगी, कोई जल्दबाजी नहीं करूँगी ताकि आपको समझ में आए, और आप साइड बाय साइड इसके नोट्स लिखने भी शुरू कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। जो पैराग्राफ मुझे लगता है कि आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, उसके नोट्स मैं आपको खुद से प्रोवाइड करूँगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, आई विल कंप्लीट योर सिलेबस विद इन द टाइम।
और इस पोएम के बाद हम आपको संस्कृत शुरू करेंगे, क्योंकि संस्कृत में मैंने आपको जैसा बताया था कि पोएम काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो बहुत टफ हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आते। तो इसको आप जो आपकी पोएम की कॉपी बनी है उसी में इस चैप्टर को आप लिखना शुरू कर दीजिए। छायावाद की कुछ विशेषताएं जो मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। वो आपकी साहित्यिक प्रश्नों के लिए बताई हैं, साहित्यिक प्रश्न उसके आपके उससे बनेंगे, और उसके बाद ये पोएम आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।